हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैं आपके लिए डेली क्लासेस लाता रहता हूं, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं आज और कल की क्लास नहीं ला पाया था। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को व्याख्या से ही समझते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और जल्द ही हम लोग एक नई सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अब आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 10-11 दिन का समय बचा हुआ, तो इसमें हम लोग आपके रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं, हैंड रिटन प्रश्नों को, और अंतिम समय में इन प्रश्नों को आप लोगों को रिवीजन करवाएंगे। तो दोस्तों, आज जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, एक एक वीडियो को अच्छे से तैयार करते रहिए, एक एक क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है। तो भारत में पूरा बीमा का क्षेत्र जो नियंत्रित किया जाता है, ये आईआरडीए के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और दोस्तों, इसके एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। याद कर लीजिए, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आईआरडीए इसको नियंत्रित करता है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, या झीलों वाला देश कहा जाता है, या सबसे ज़्यादा झीलें कहा जाता है? तो सबसे अधिक झीलें जो हैं वो फिनलैंड में ही स्थित है। नोकिया कंपनी जो है वो भी इसी देश की कंपनी है, जो कि नोकिया यहाँ का एक शहर है, उसी के नाम पर ये कंपनी का नाम नोकिया पड़ा है। याद कर लीजिए, आप लोग पूछा जा सकता है कंप्यूटर के अंतर्गत कि नोकिया कहाँ की कंपनी है, तो ये फिनलैंड की कंपनी है। अब इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको देखना है कि कौन सा कथन चारों में से सही दिया गया। देख लीजिए आप एक एक करके। तो इसका दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही दिया गया है कि अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन ये इस प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक कौन है? तो दोस्तों, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल जो है, इसके लेखक हैं कपिल देव। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इमरान खान हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पहले क्रिकेट खेलते थे और इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। लेटेस्ट में करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। तो इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ है? तो आईपीओ का अर्थ क्या होता है? आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आईपीओ का अर्थ होता है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इसके बाद बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है, जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों, ये 21 वर्ग किलोमीटर जो इसमें दिया गया, ये हो सकता है कुछ इसमें संशोधन किया जा सके, लेकिन जो सबसे छोटा देश या गणराज्य है, ये वेटिकन सिटी है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या नाम है? वेटिकन सिटी नाम है इसका। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 है, जो कि 2017 के आंकड़े के अनुसार है। 1000 यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ रहने वाले निवासी जो हैं वो मुख्यतः ईसाई धर्म के हैं। और ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, जिन्हें कि पोप कहा जाता है, वो इसी देश में निवास करते हैं। पोप कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये वेटिकन सिटी के रहने वाले हैं। पोप कौन होते हैं? ये ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, यानी कि जो ईसाई धर्म के सबसे प्रमुख होते हैं, इन्हें पोप कहा जाता है। अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल और रुक्सा ने। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन और बनता है आपका कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इसका ये भी आप लोग याद कर लीजिए। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं कल से वीडियोस नहीं ला पा रहा था, थोड़े स्वास्थ्य खराब हो गया था और इसके साथ ही साथ अन्य प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से आज मैं आपके लिए दोबारा से वीडियोस लेकर आ रहा हूं और इसी प्रकार से कोशिश करेंगे अब आपको डेली 2 से 3 वीडियोस समय पर मिलती रहे। अब इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कौन सा अधिकार है?
किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये उसका मौलिक अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय जो होता है ये उसके मौलिक अधिकारों में दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाना इसके अधिकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें आपको विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो सोशल साइंस के हैं, कुछ हिस्ट्री के हैं, जियोग्राफी के हैं, सभी के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, याद करते रहिए। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य तीर्थंकर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था ऋषभ देव, इसका तो ये बी नंबर थे। और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे, यानी कि महावीर स्वामी से ठीक पहले वाले 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और अरिष्ट नेमी या इन्हें नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये 22वें तीर्थंकर थे। ये तीनों चीजें आप लोग और अन्य चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। और कल आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो का पेपर दिया वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, कैसा आप लोगों का पेपर हुआ, एक एक करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इससे देखिए दोस्तों पहले तो आपको पता लग गया लौह इस्पात के संयंत्र जो लगे भिलाई में लगा है, दुर्गापुर में लगा है और राउरकेला में लगा है। अब ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए? तो दोस्तों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। इसका मेन उद्देश्य जो था वो बड़े बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना था। और ये योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1956 से लेकर 1961 तक। जैसा कि आप सभी को पता होगा एक पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती थी, पंचवर्षीय से आपको मालूम चल रहा होगा। और दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन इससे और बनता है, पूछा जा सकता है कि सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई? तो दोस्तों 2014 यानी 2009 से 2014 तक की जो पंचवर्षीय योजना थी ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद इसे समाप्त करके नीति आयोग प्रारंभ किया गया। क्या नाम था इसका? नीति आयोग 2014 में प्रारंभ कर दिया गया, जो कि एक संविधानेतर संस्था है। अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये हम्पी में स्थित है। हम्पी में इसे रथ मंदिर भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है रथ मंदिर कहाँ है तो ये भी हम्पी में स्थित है। और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन इससे और इम्पोर्टेंट बनता है कि 50 के नोट पर किसकी तस्वीर बनी हुई है? तो दोस्तों 50 के नोट पर जो तस्वीर बनी हुई वो हम्पी के रथ मंदिर की तस्वीर बनी हुई, याद कर लीजिए आप लोग। इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार निश्चित एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको बताना है कि 100 के नोट पर कहाँ की तस्वीर बनी हुई है। 100 रुपए का जो नया नोट चला है उस पर कौन से स्थान की तस्वीर बनी हुई है? इसका आंसर अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें, जैसे कि आप लोग पहले देते आए हैं और ये चीज भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब इसके बाद बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। वायुमंडल को क्षोभ मंडल और समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों तापमान जो होता है इसका मुख्य आधार माना जाता है, जो वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल इन सभी मंडलों को अलग करता है। इसमें सबसे नीचे की परत जो होती है वो वायुमंडल, इसके बाद क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों लगभग 14-15 किलोमीटर मानी जाती है जो औसत ऊंचाई है क्षोभ मंडल की धरातल से। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती हैं, जलवाष्प वगैरह सब क्षोभ मंडल में ही विद्यमान होती है। मतलब वायुमंडल के बाद की जो परत होती है, वायुमंडल के ऊपर की और सबसे निचली परत धरती से जो होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल कहाँ है? तो वो इसके ऊपर की परत होती है समताप मंडल, जहाँ पर ओजोन परत स्थित है और प्लेन उड़ाए जाते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड राज्य जो है इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। और अभी हाल ही में इसमें विवाद भी हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने वहाँ एक और भाषा घोषित करने के लिए कहा है जिसका नाम है नगामीज, जो कि नागालैंड की भाषा है। लेकिन इसको लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए दोस्तों याद कर लीजिए आप लोग जो राजभाषा वहाँ की वो इंग्लिश ही है। वैसे नगामीज भाषा को लेकर भी इस समय वहाँ पर काफ़ी विवाद फैला हुआ है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों देखिए कितना घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा तो देखिएगा आपको आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों ये बिहार में लगता है और इसका दूसरा नाम है सोनपुर का मेला। तो आपने बताया सोनपुर का मेला नाम
नाम सुना या नहीं सुना है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है हरिहर क्षेत्र का मेला, तो काफ़ी लोग इसे गड़बड़ कर देते। तो याद कर लीजिए, सोनपुर का मेला, जो इसे हरिहर क्षेत्र के मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, सोनपुर बिहार में लगता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पुडुचेरी में स्थित है, इसे पांडिचेरी भी बोला जाता है। कुछ भी आपको ऑप्शन मिले, आपको यही सिलेक्ट करना है। अरविंदो आश्रम जो है ये पुडुचेरी में स्थित है। इसके साथ ही साथ पुडुचेरी की जो इस समय राज्यपाल है, उनका क्या नाम है? तो दोस्तों उनका नाम है किरण बेदी, जो पहली महिला आईपीएस अफसर थी, और इनका नाम किरण बेदी है, और ये यहाँ की राज्यपाल बनाई गई। याद कर लीजिए आप लोग, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? ये मध्वाचार्य जी हैं। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नाम है इनका? मध्वाचार्य इनका नाम है, जो कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, गबन गोदान दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की दोनों उपन्यास हैं, गबन और गोदान, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और इनके साथ ही साथ दोस्तों इनका जो उपनाम है, या इनका जो दूसरा नाम है, जो इनका मेन नाम था, वो क्या है? तो दोस्तों इनका दूसरा नाम है धनपत राय। दोनों चीज़ें याद कर लीजिए। धनपत राय किसका नाम है? ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम है, और इनके उपन्यासों के नाम आपको दिए गए। इनके पुत्र का नाम जो है वो अमृत राय इनके पुत्र का नाम था। क्या 21 नंबर क्वेश्चन है, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बादल होते हैं, बादलों के समय जो रातें होती हैं वो गर्म होती हैं अन्य दिनों की अपेक्षा, क्योंकि मेघ जो होते हैं वो ऊष्मा को वापस लौटा देते हैं और ऊपर नहीं जाने देते। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों छत्रक सेल जो होते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सेल होते हैं। जो स्थल की आकृतियां बन जाती हैं उन्हें छत्रक सेल कहा जाता है। ये लगभग 5-6 फीट तक ऊंची तक हो जाती हैं, और इनका जो ऊपरी भाग होता है ये कठोर होता है, और निचला भाग जो होता है ये कोमल होता है। इनको छत्रक सेल के नाम से जाना जाता है, जो कि थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ विशिष्टता में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये विशिष्ट रूप से चंबल घाटी में, चंबल नदी में पाई जाती हैं। कहीं कहीं कच्छ की घाटी आंसर मिलेगा, लेकिन मेनली आपको आंसर जो सिलेक्ट करना है वो चंबल की घाटी इसका सही आंसर है। और उत्खात भूमि जो होती है दोस्तों, इसे बैडलैंड भी कहा जाता है, यानी कि खराब भूमि होती है, ये चंबल घाटी में पाई जाती है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों फर्मों की संख्या जो होती है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है अल्पाधिकार की। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिए, तैयार करते रहिए। मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अब बोलने में, तो इस वजह से दोस्तों इन चीज़ों को देखते रहिए। जल्दी मैं आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दे रहा हूँ। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी मिलेंगे, और पूरी आपकी एक नई सीरीज प्रारंभ करने वाला हूँ, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन कराएंगे हम लोग, और एक एक चीज़ को पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। जल्द आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है दोस्तों, उसके लिए जुड़े रहिए। आपको कल या परसों में सरप्राइज के बारे में बता दिया जाएगा। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह सब मुझे आप लोगों की वजह से ही मिल पाया है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। सरकारी अनुदान जो होता है ये पंचायती राज संस्थान की सबसे प्रमुख आय होती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, पंचायत का क्षेत्र होते हैं, यहाँ कोई इस प्रकार के कर नहीं लगते हैं जिनसे कि उनका जो आय का स्रोत हो। तो सरकारी अनुदान ही इनका प्रमुख स्रोत होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी जो हैं ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक हैं, और इन्होंने 1916 में इसकी स्थापना की थी। याद कर लीजिए कब की थी? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो दोस्तों कारुबाकी जो थी ये इनकी दूसरी पत्नी थी, इनका नाम था कारुबाकी, और इनके पुत्र का नाम जो था वो तीवर था। इनके पुत्र का नाम जिन्होंने प्रभावित किया ये कारुबाकी इनका नाम है। अशोक की
धर्मपत्नी थी, याद कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अंतिम समय रह गया। अब आप लोग अच्छे से अधिक रिवीजन करना प्रारंभ कर दीजिए। सिर्फ आपके पास 10 से 11 दिन का समय बचा हुआ है और एक एक चीज को पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। अब दोस्तों इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विध के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है। तो दोस्तों दाय भाग जो पुस्तक है, इसमें मेनली जो पैतृक संपत्ति होती है, ये पूरी पुस्तक इस पर आधारित है, इसी के बारे में बताया गया है। जीमूत वाहन इसके रचनाकार हैं दोस्तों। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है? जीमूत वाहन है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दाय भाग के रचनाकार, याद कर लीजिए आप लोग। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तो आपने तुलसीदास जी की रचनाएं तो पढ़ी होंगी, लेकिन तुलसीदास रचना नहीं पढ़ी होगी। इसी प्रकार से रामचरितमानस रचना आपने पढ़ी होगी, लेकिन रामचरित नहीं पढ़ी होगी। रामचरित भी एक रचना है और इसके रचनाकार हैं संध्याकर नंदी। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाए। संध्याकर नंदी रचनाकार हैं और रामचरित रचना का नाम है, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाए। दोस्तों ये आज के 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। आज के इस पार्ट में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।